हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैंने आपके चैप्टर जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन वाले क्वेश्चन जो है वहाँ से क्वेश्चन लेकर आया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधि है। ए है संयोजन, बी है अंकुरण, सी है किण्वन, डी है इनमें से सभी। तो आंसर करिएगा आप लोग, कौन सा पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधि है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, इनमें से सभी। कौन कौन से? संयोजन भी है, कॉम्बिनेशन, आपका कॉम्बिनेशन भी है, संयोजन भी है, अंकुरण, इसे जर्मिनेशन भी कहते हैं, जर्मिनेशन भी कहते हैं, आप किण्वन फर्मेंटेशन इसको कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो किण्वन भी है यहाँ पे, सभी, इनमें से सभी, संयोजन, अंकुरण और किण्वन सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। ए है नमी और ताप, बी है तापमान, सी है ऑक्सीजन, डी है इनमें से सभी। तो अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, इनमें से कौन सी? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका इनमें से सभी। आंसर यहाँ पे आपका इनमें से सभी, नमी और ताप भी होता है, तापमान भी होता है और ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, ठीक है। अंकुरण के लिए तीनों ही चाहिए होते हैं। नमी और ताप ऑलरेडी क्या होता है, बीज में क्या होता है आपका 7 से 10% तक उसमें नमी यानी कि आर्द्रता होती है। 7 से 10% तक उसमें आपके बीजों में आर्द्रता होती है, परंतु अंकुरण के लिए ये इतना पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। अंकुरण के लिए इतना पर्याप्त नहीं होता। अंकुरण तब प्रारंभ होता है या उसमें बीजों में रासायनिक क्रिया तब प्रारंभ होती है जब बीजों का कोशिकाएं जब बीजों की कोशिकाएं क्या होती है, बीजों की कोशिकाओं का जो जीवद्रव्य होता है, कोशिकाओं का जीवद्रव्य जब पानी में क्या होता है, संतृप्त होता है। जब पानी में संतृप्त होता है यानी कि पानी में पूरी तरह से संतृप्त हो जाता है, फूल जाता है उसमें, तब क्या होता है, डूबा रहता है, तब जाके उसमें क्या है आपका अंकुरण प्रारंभ होता है। जैसे कि फूलता है, पहले वो फूलता है, ठीक है। अंकुरण के लिए क्या होता है, पहले वो फूलता है, फिर जाकर के पानी में डूबा रहता है, फिर जाके फूलता है, फिर जाके उसमें क्या अंकुरण होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका नमी और ताप हो गया। तापमान कितना होता है, चाहिए होता है अंकुरण के लिए? अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए होता है? तो ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस कितना चाहिए होता है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापमान चाहिए होता है अंकुरण के लिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बीजों के अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? ए है 28 से 35 डिग्री सेल्सियस, बी है 50 डिग्री सेल्सियस, सी है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, डी है 50 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो बीजों के अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? आंसर करिएगा आप लोग, कितना होना चाहिए? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेशन अंकुरण के लिए कितना चाहिए होता है? तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, ठीक है। 28 से 35 किसके लिए चाहिए होता है? तो 28 से 35 डिग्री सेल्सियस आपका फर्मेंटेशन के लिए चाहिए होता है, फर्मेंटेशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है, खमीरीकरण के लिए, ठीक है। खमीरीकरण के लिए आपके 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। 50 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, यदि 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यदि तापमान, तो आपका ईस्ट क्या होता है, नष्ट होने लगता है, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तापमान तो ईस्ट आपका नष्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, नष्ट होने लगता है। तो याद रखिएगा, इतना तापमान अंकुरण के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अंकुरण की पहली अवस्था है। ए है कुल्ले फूटना, बी है भिगोना, सी है फूलना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंकुरण की पहली अवस्था क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे बी हो जाएगा, भिगोना। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। पहले बीजों को क्या करेंगे, भिगोएंगे हम 10 से 12 घंटे के लिए। उसके बीजों को पहले हम 10 से 12 घंटे के लिए भिगोते हैं, ठीक है। 10 से 12 घंटे के लिए पहले भिगोते हैं, फिर क्या होता है, वो फूलता है। फूलने के बाद क्या होता है, उसको एक सूती कपड़े में बीज को आपको जो भीगा हुआ बीज होता है उसे सूती कपड़े में हम लपेट के रख देते हैं, उचित तापमान पे, ठीक है, उचित तापमान वाले स्थान पे उसको रख देते हैं। फिर क्या होता है, 10 से 12 घंटे में ही उसमें क्या होता है, कुल्ले फूटने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली अवस्था क्या है, बी हो जाएगी, भिगोना, ठीक है।
और अंकुरण के दौरान आपकी जो है कई सारी जो है रासायनिक क्रियाएं भी होती है, ठीक है। अंकुरण जब होता है बीजों का, अंकुरण जब अंकुरित ये होते हैं बीज, तो उस समय क्या होता है, इनमें कई सारी जो है रासायनिक क्रिया होती है। जैसे हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है आपकी, यानी कि जल अपघटन होता है, जल अपघटन। और सिंथेसिस की क्रिया होती है संश्लेषण होता है, और अपचयन होता है। और क्या होता है, अपचय की क्रिया होती है, ठीक है, अपचय की क्रिया होती है। तो ये होता है रासायनिक क्रिया होती है। और इसी रासायनिक क्रियाओं के दौरान ही आपका क्या, कई सारे एंजाइम भी क्रियाशील होते हैं। बीजों में क्या होते हैं, कई सारे एंजाइम भी क्रियाशील होते हैं। एंजाइम आपके क्रियाशील होते हैं। कौन कौन से होते हैं एंजाइम क्रियाशील? तो एक तो एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, प्रोटीज होता है, फाइटेज और साइटेज होता है। फाइटेज और साइटेज एंजाइम जो है आपके क्रियाशील होते हैं। अंकुरण के दौरान जो है कौन कौन से एंजाइम क्रियाशील होते हैं? तो एमाइलेज, प्रोटीज, फाइटेज और साइटेज, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना आप लोग। यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी, भिगोना, ठीक है। 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकुरण के समय निम्न में से एंजाइम क्रियाशील होते हैं। ए है लाइपेज, बी है टाइलिन, सी है एमाइलेज, डी है ट्रिप्सिन। तो अंकुरण के दौरान कौन से एंजाइम क्रियाशील होते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सी हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, एमाइलेज बताया। अंकुरण के दौरान एमाइलेज होता है, प्रोटीज होता है आपका, फाइटेज होता है, फाइटेज और साइटेज होता है, ठीक है, फाइटेज और साइटेज होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि लाइपेज एंजाइम आपका जो है पाचन के दौरान, जब मैं पाचन वाले जो है पढ़ा रही थी क्वेश्चन, उसमें आपको बताया था कि पाचन में आपका लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, टाइलिन किसका करता है, एमाइलेज किसका करता है और ट्रिप्सिन किसका करता है। तो आपको याद होगा, फिर से मैं बता दे रही हूँ, लाइपेज किसका करता है आपका, लाइपेज एंजाइम किसका जो है पाचन करता है, तो वसा का। किसका करता है? वसा का। लाइपेज वसा का, टाइलिन आपका कार्ब्स का। 5% जो है कार्बोहाइड्रेट का आपका, कार्ब्स का पाचन करता है आपका टाइलिन, जो कि मुख से निकलता है, ठीक है। लाइपेज आपका पैंक्रियास से निकलता है, एमाइलेज भी आपका पैंक्रियास से निकलता है, जो कि आपका जो 95% जो है कार्ब्स बचे हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन करता है। 95% जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। ट्रिप्सिन किसका करता है? तो लाइपेज आपके, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों ही एंजाइम आपके पैंक्रियास से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से निकलते हैं। और ये ट्रिप्सिन किसका करता है आपका? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का, जो कि 30% प्रोटीन का पाचन जो आपका ट्रिप्सिन करता है। इससे पहले आपके 70% जो है, 70% आपका प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो आपका जो आमाशय से निकलने वाले 2 एंजाइम है, रेनिन और केसिन करते हैं। 70% प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से निकलने वाले 2 एंजाइम रेनिन और केसिन करते हैं। और बाकी जो 30% बचा है वो आपका निकलता है, जो कि ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है आपका? सी, एमाइलेज, ठीक है। तो इतना मैंने बताया। यहाँ पे सी है आपका, अंकुरण के दौरान आपका एंजाइम क्रियाशील होता है, एमाइलेज, प्रोटीज, साइटेज और फाइटेज। 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चने और मटर में अंकुरण के 24 घंटे बाद विटामिन सी की मात्रा कितना पाई जाती है? ए है 20 मिलीग्राम, बी है 60 मिलीग्राम, सी है 200 मिलीग्राम, डी है 196 मिलीग्राम। तो चने और मटर के अंकुरण के 24 घंटे बाद कौन सी विटामिन सी जो है कितना पाई जाता है? तो कितना होता है, इसकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे डी हो जाएगा 196 मिलीग्राम। डी आंसर हो जाएगा आपका 196 मिलीग्राम आपका विटामिन सी की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है, इतनी पाई जाती है जब बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंकुरण के पश्चात दालों और अनाजों में किस एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है जिससे प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ जाता है? ए है लाइपेज, बी है एमाइलेज, सी है ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम, डी है रेनिन। तो अंकुरण के पश्चात दालों और अनाजों की किस एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है? अनाजों में किस एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है जिससे क्या होता है, आपके अनाजों में और दालों में प्रोटीन का जैविक मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो किसके कारण, कौन सा जो है घट जाता है? बी, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका, सी हो जाएगा ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम। किसकी क्रियाशीलता घट जाती है, कौन से एंजाइम की? तो वो है ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम, ठीक है। चूँकि देखिए क्या होता है, अनाजों और दालों में आपके जो है
हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। कौन से? तो टैनिन और फाइटेट। टैनिन और फाइटेट जो है, ये जो है हानिकारक तत्व पाए जाते हैं अनाजों और दालों में, ठीक है। और इनके कारण क्या होता है, आपके अनाजों और दालों में क्या होता है, इसके कारण जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या होती है, घट जाती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है टैनिन और फाइटेट के कारण। लेकिन जब अंकुरित हो जाते हैं ये, तो इनके अंकुरित होने के बाद ठीक इसका उल्टा हो जाता है। आपका ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम क्या होता है, अक्रियाशील हो जाता है, और अक्रियाशील होने के कारण आपके दालों और अनाजों में प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, किण्वन की खोज की थी? ए है मुल्डर ने, बी है फंक ने, सी है क्रुइक्सचेक ने, डी हॉपकिंस ने। करिएगा आंसर इसका। किण्वन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, क्रुइक्सचेक ने। किण्वन की खोज क्रुइक्सचेक ने की थी। किसने की थी? क्रुइक्सचेक ने की थी। कब की थी? तो 1997 में। 1997 में आपके किण्वन की खोज की थी। किसने की थी? क्रुइक्सचेक ने की थी, ठीक है, 1997 में, ठीक है। मुल्डर ने किसकी की थी? तो मुल्डर ने प्रोटीन की थी। मुल्डर ने प्रोटीन की थी। कब की थी? तो 1839 में। 1839 में मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी, 1839 में। फंक ने विटामिन शब्द दिया था। फंक ने विटामिन शब्द दिया था। विटामिन शब्द दिया था फंक ने। और हॉपकिंस ने विटामिन्स के आहार के बारे में बताया था, ठीक है। विटामिन्स के आहार के बारे में बताया था हॉपकिंस ने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अम्लीय भोज्य पदार्थों को वायु रहित परिस्थिति में रखने पर ए है सुरक्षित रहता है, बी है खराब हो जाता है, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। अम्लीय भोज्य पदार्थ को अब यदि आप वायु रहित परिस्थिति में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अम्लीय भोज्य पदार्थ वायु रहित परिस्थिति में रखने पे वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा। कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। कैसा? सुरक्षित रहेगा, ठीक है। जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अम्लीय भोज्य पदार्थ को यदि वायु रहित परिस्थिति में रखते हैं वो अच्छा रहेगा, और यदि जो है आप जो है वायु के उपस्थिति में रखते हैं, वायु जहाँ हवा ऑक्सीजन दोनों इसको मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो कैसे हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इससे क्या होता है, उसके खाद्य पदार्थ की अम्लीयता क्या होती है, समाप्त हो जाती है और वे खराब हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक। और अम्लीय रहेगा और इसे वायु रहित परिस्थिति में रखेंगे तो वो आपका ठीक रहेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बोहाइड्रेट और उनसे संबंधित पदार्थ खमीरीकरण के पश्चात बनाते हैं। ए है अल्कोहल, बी है अम्ल, सी है CO2, डी है इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट और उनसे संबंधित पदार्थ खमीरीकरण के पश्चात क्या बनाते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, इनमें से सभी। अल्कोहल भी बनाते हैं, अम्ल भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और अम्ल बनाते हैं। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट और उनसे बने पदार्थ, ठीक है, खमीरीकरण के बाद, ठीक है। खमीरीकरण क्या होता है? खमीरीकरण में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, इसमें अपघटन होता है। खमीरीकरण में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है और इस किसमें बदलते हैं, तो सरल पदार्थों में, ठीक है। सरल पदार्थों में ये बदलते हैं, ठीक है, सरल पदार्थों में बदलते हैं। इसी क्रिया को हम खमीरीकरण कहते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है और इस अपघटन के दौरान ये सरल पदार्थों में बदलते हैं और इसी क्रिया को हम खमीरीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, खमीरीकरण किसका अच्छा होता है और किसका खराब होता है, ठीक है। किन पदार्थों का खमीरीकरण अच्छा होता है और किसका खराब होता है? तो यदि कार्ब्स का खमीरीकरण किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, जिनमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जिन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी उनका खमीरीकरण क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का खमीरीकरण होता है तो वे खराब नहीं होते हैं और वे अच्छे होते हैं, ठीक है। जबकि यदि आपका जिन पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो या फिर वसा की अधिक होगी, इनका खमीरीकरण होगा तो आपका भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इनके खमीरीकरण से भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का खमीरीकरण होने से भोज्य पदार्थ अच्छे रहते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा प्रोटीन और वसा का होगा। जिन पदार्थों में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होगी और इनका खमीरीकरण होगा तो ये भोज्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रहेगी तो कार्बोहाइड्रेट जो है जिनमें अधिक मात्रा होगी उनसे बने कार्बोहाइड्रेट से बने पदार्थ जो है इनका खमीरीकरण होगा तो वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर इष्ट नष्ट होने लगता है? ए है 10 डिग्री सेल्सियस, बी है 20 डिग्री सेल्सियस, सी है 50 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर मैंने बताया इसके बारे में आपको कि कितने डिग्री सेल्सियस पर इष्ट नष्ट होने लगता है। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस में? तो जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर आपका इष्ट क्या होता है, नष्ट होने लगता है। ठीक है, और इष्ट जो है खमीरीकरण होता कितने डिग्री सेल्सियस पर? खमीरीकरण होता कितने डिग्री सेल्सियस पर? इसके लिए तापमान कितनी आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपकी 28 से 35 डिग्री सेल्सियस। 28 से 35 डिग्री सेल्सियस खमीरीकरण के लिए, जबकि 25 से 35 किसके लिए चाहिए था? जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अम्लीयता है? ए है 1 से 4 pH, बी है 6 से 8 pH, सी है 2 से 3 pH, डी है 9 से 10 pH। तो खमीरीकरण के लिए उपयुक्त अम्लीयता कितनी होनी चाहिए? भोज्य पदार्थ की अम्लीयता कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी 6 से 8 pH होना चाहिए। ठीक है, भोज्य पदार्थ की अम्लीयता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, खमीरीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व है? ए है तापमान, बी है pH, सी है आर्द्रता, डी है इनमें से सभी। आंसर करिएगा इसका आप लोग। खमीरीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को जरूर से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो खमीरीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व है कौन से? डी हो जाएगा इनमें से सभी। कौन से है? सभी है। ठीक है, तापमान भी है, pH भी है और आर्द्रता भी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्गरीन का प्रयोग किसके स्थान पे किया जाता है? ए है दूध के, बी है दही, सी है मक्खन, डी है सभी। मार्गरीन का प्रयोग किसके स्थान पे किया जाता है? आंसर करिएगा आप लोग, किसके स्थान पे किया जाता है मार्गरीन का प्रयोग? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, मक्खन। किसके स्थान पे करते हैं? मक्खन के स्थान पे। ठीक है, मार्गरीन का प्रयोग मक्खन के स्थान पे करते हैं। और मार्गरीन को फोर्टिफाई किससे किया जाता है? तो विटामिन ए और डी से। किससे करते हैं? विटामिन ए और डी से जो है इसे फोर्टिफाई किया जाता है। ठीक है, मार्गरीन को। ठीक है, और इसे मक्खन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मक्खन में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण इसमें क्या होता है? एक विशेष सुगंध आती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में बने इन्फेंट मिल्क फूड को किससे फोर्टिफाई किया जाता है? ए है विटामिन ए और लौह लवण से, बी है विटामिन ई और सी से, सी है विटामिन B6 से, डी है इनमें से सभी। तो बताइएगा भारत में इन्फेंट मिल्क फूड को किससे फोर्टिफाई किया जाता है? चूँकि आप लोग जानते हैं कि दूध में कौन कौन सा जो है खनिज तत्व नहीं पाया जाता है। तो पहले तो आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आयरन नहीं पाया जाता आपका, ठीक है, दूध में। और आपका विटामिन डी नहीं पाया जाता है, विटामिन डी नहीं पाया जाता है, और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन B6 नहीं पाया जाता है, फॉलिक एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, फॉलिक एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक, फॉलिक एसिड भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि आयरन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, डी भी याद रखिएगा, डी भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, B6 भी नहीं। अब इसी के लिए पूर्ति के लिए क्या होता है कि अन्य देशों में क्या किया जाता है कि अधिकतर देशों में केवल विटामिन डी से ही फोर्टिफाई किया जाता है, विटामिन डी से ही मिल्क को फोर्टिफाई किया जाता है। लेकिन भारत में, इंडिया में क्या किया जाता है? इंडिया में जो है आपके विटामिन ए और लौह लवण से भी किया जाता है, विटामिन ई और सी से भी, और विटामिन B6 से। आप लोग एंटीऑक्सीडेंट जानते होंगे। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? A, C,
और ई, ठीक है, ACE है। तो और यही AC, विटामिन A और C, इनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और यही सब क्या है, मिले हुए हैं आपके मिल्क में, ACE। तो 3 तो इस तरह याद हो जाएंगे। आयरन जानते हैं कि नहीं पाया जाता उसमें, ठीक है, मिल्क में, और B6, तो ये दोनों ये हो जाएंगे, ठीक है। 3 ये है, 2 लौह लवण, यानी कि 1 लौह लवण है और ये आपका B6 है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से, ACE, लौह लवण और B6 जो है इन्फेंट मिल्क फूड में मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, एक किलोग्राम नमक में कितने मिलीग्राम आयोडीन मिलाकर फोर्टिफाई किया जाता है? ए है 20 मिलीग्राम, बी है 30 मिलीग्राम, सी 100 मिलीग्राम, डी है 80 मिलीग्राम। तो आंसर करिएगा इसका आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम नमक में कितना मिलीग्राम आयोडीन मिलाया जाता है? तो कितना? डी हो जाएगा 80। कितना कितना मिला के फोर्टिफाई करते हैं? तो 80 मिलीग्राम, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, भोजन पकाने की विधियां है। ए है जल द्वारा, बी हवा द्वारा, सी चिकनाई द्वारा, डी है वाष्प द्वारा, ई है सभी। आंसर करिएगा आप लोग। भोजन पकाने की विधियां है तो कौन सी है? ये सभी है। कौन सी है? ये सभी है। जल द्वारा भी पकाया जाता है, हवा द्वारा भी, चिकनाई द्वारा भी और वाष्प द्वारा भी, ठीक है। जल, हवा, चिकनाई और वाष्प। जल द्वारा भी पकाने की 3 विधियां आती हैं, ठीक है। जल के अंतर्गत 3 विधियां आती हैं। कौन कौन सी? एक तो तेज आग पे पकाना, तेज आग पे, ठीक है। तेज जो है हाई फ्लेम पे पकाना, तेज आंच पे, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें तापमान कितना? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है तापमान होता है, ठीक है। दूसरा है कौन सा है? तो धीरे धीरे पकाना, धीरे धीरे पकाना, जैसे खदकना, जैसे चावल को आप खदकते हुए देखे होंगे, तो ये कैसे हो गया? खदकना। इसमें धीरे धीरे पकाना। इसमें तापमान कितना होता है? तो इसमें आपका तापमान होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें तापमान होता है। एक तीसरी है जो कि जल द्वारा पकाने की, एक तीसरी विधि है आपका धीरे धीरे पकाना है, मतलब एकदम स्लो, ठीक है, लो फ्लेम पर, ठीक है, लो फ्लेम पे जो है एकदम पकाना। इसे स्टूइंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टूइंग कहते हैं, स्टूइंग कहते हैं, ठीक है। स्टूइंग इसको कहते हैं, इसको स्टूइंग भी कहते हैं, ठीक है। एकदम इसमें जो है तापमान बहुत ही लो रहता है, ठीक है। पानी भी कम रहता है और तापमान दोनों ही कम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या होता है? कम होता है। इसमें तापमान कितना होता है? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, ठीक है। इसे स्टोइंग कहते हैं। तो ये 3 विधियां जल के द्वारा पकाने की, एक तो बहुत तेज यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक धीरे होता है जिसमें खदकना यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है स्टोइंग जिसमें जो है आपका धीरे धीरे बहुत ही धीमा जो है आँच रहता है, ठीक है, ये स्टोइंग कहलाता है। हवा द्वारा पकाने की भी कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं। हवा द्वारा पकाने की 3 विधियां कौन कौन सी है? एक रोस्टिंग या ब्रोइलिंग होता है, ठीक है, भुनना, जिसे रोस्टिंग भी कहते हैं, भुनना, रोस्टिंग, या एक होता है ब्रॉयलिंग या फिर ब्रॉयलिंग यानी कि सेकना, ठीक है, भुनना या सेकना। और दूसरी विधि कौन सी है? तो धातु के बर्तन में यानी कि पैन ब्रॉयलिंग इसको कहते हैं, ठीक है, धातु के बर्तन में पकाना, धातु के बर्तन में पकाना। और एक होता है, तीसरी है आपकी बेक करना, ठीक है, तंदूर में पकाना या ओवन में पकाना, ठीक है, तंदूर में पकाना या फिर ओवन में पकाना, ठीक है। तो ये 3 विधियां होती है, भुनना या सेकना। भुनने में क्या होता है? इसमें जो है सीधे आग के संपर्क में लाया जाता है। हवा में क्या होता है? हवा के द्वारा पकाने से क्या तात्पर्य होता है? इसमें जो आपका भोज्य पदार्थ रहता है और आग जो रहता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ और आग जो है इसके बीच कोई भी माध्यम नहीं रहता है, ठीक है, इनके बीच कोई माध्यम नहीं रहता है, केवल भोज्य पदार्थ आपका रहता है और आग रहता है, ठीक है। तो ये हवा द्वारा पकाने को कहते हैं, ठीक है। भुनना या सेकने में क्या आ जाता है आपका? रोस्टिंग। और ब्रॉयलिंग में आपका आ जाता है जैसे बैगन आलू भूजना, ठीक है, बैगन आलू भूनना, ठीक है, किसमें? आग में जो है, आग में बैगन आलू को भूनना, जैसे बाटी चोखा बनाते हैं तो भूना जाता है, ठीक है। तो एक ये जो है सीधे संपर्क में आग के लाया जाता है, ठीक है। एक होता है धातु के जो है, धातु में जो है धातु के बर्तन में रख के पकाना होता है, जैसे आपका रोटी बनाना, रोटी सेकना, ये क्या होता है? धातु के बर्तन पे रख के जो है सेका जाता है, ठीक है, रोटी सेकना आपका हो जाएगा। तंदूर में क्या होता है? जैसे एक बॉक्स की तरह होता है, आपका ओवन होता है, इसमें जो है आपका टेम्परेचर दिया रहता है सेट करने के लिए और टाइमिंग दिया रहता है। इसमें क्या होता है? आप भोज्य पदार्थ को रख देते हैं और ये क्या हो जाता है? बेक हो जाता है, तो इसे तंदूर में पकाना कहते हैं, ठीक है।
चिकनाई द्वारा पकाने में भी 3 आती हैं आपकी। एक तो गहरा, जिसमें ज़्यादा तेल जो है यूज़ किया जाता है, गहरा तलना होता है, ठीक है, गहरा तलना। एक उथला तलना होता है आपका, उथला तलना होता है। और एक होता है शुष्क तलना। एक क्या होता है? शुष्क तलना। गहरा तलने में जैसे समोसे में से आदि जो बनाया जाता है उसमें तेल की अधिक आवश्यकता होती है, तो ये क्या होता है? गहरा तलना होता है। उथला तलना क्या होता है? इसमें क्या होता है? उथला तलना में इसमें जो है आप लोग जैसे फ्राई पैन पे आप लोग ऑमलेट बना लेते हैं या फिर चीला बना लेते हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, या फिर डोसा बनाया जाता है, ये सभी क्या है, इसमें केवल थोड़ा सा तेल लेकर के फ्राई पैन पे ऊपर फैला दिया जाता है और क्या है, उस पर सेका जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? उथला तलना होता है, ठीक है। शुष्क तलना क्या होता है? इसमें बिना किसी जो है, बिना जो है आपका तेल और यूज़ किए जो है आपका जैसे मूंगफली वैसे बिना तेल का ही ऐसे ही भून दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? ये शुष्क तलना होता है, ठीक है। वाष्प द्वारा तलने की 2 विधि होती है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष होती है, ठीक है। जो सीधे वाष्प में लाके किया जाता है वो प्रत्यक्ष होती है, पकाया जाता है, और जो है वाष्प के संपर्क में सीधे नहीं लाके पकाया जाता है वो क्या? अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, वह विधि जिसमें पानी और ताप दोनों ही कम रहता है, लगभग 180 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी कम कहते हैं। ए है ग्रिलिंग, बी है पोचिंग, सी है ब्लाचिंग, डी है स्टोइंग। तो जिसमें पानी और ताप दोनों ही क्या है? कम रहते हैं, लगभग 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम। तो ऊपर मैंने बताया आपको, तो कौन सी जो है क्या कहते हैं? इसको स्टोइंग कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसे स्टोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइंग कहते हैं। ग्रिलिंग किसे कहते हैं? तो ग्रिलिंग में एक तार की क्या होती है? जाली होती है, जाली, इसके नीचे आपका क्या आग रहता है, इसके ऊपर आपका भोज्य पदार्थ जो है रख करके पकाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ग्रिलिंग विधि कहते हैं, ठीक है, ग्रिलिंग, ठीक है। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग में क्या होता है? पोचिंग के माध्यम से आपका जो है अंडा और मांस पकाया जाता है, ठीक है। जैसे एक आपका पोचर होता है, इस तरह पोचर होता है, इस पे खाने बने रहते हैं, ठीक है, गोल गोल जो है आपके खाने बने रहते हैं, जिसके ऊपर आप अंडे रखते हैं, ठीक है। नीचे आपका जल भरने के लिए इसमें दिया रहता है, ठीक है, नीचे आपको जल भरने के लिए दिया रहता है, और इसमें क्या होता है? ऊपर से जो है जो है आपका ये ढका रहता है, ठीक है। ऊपर से आपका ये क्या होता है? फिर से बनाते हैं। ये पोचिंग में क्या होता है? ये आपका इस तरह एक जो है बॉल की तरह होता है, एक कटोरी की तरह होता है आपका, ये जो है आपका खाने बने हैं, नीचे इसमें जो है जल भरने के लिए दे दिया जाता है, इसमें जो है तार लगा रहता है, ठीक है, तार लगा रहता है आपका, और नीचे जल भरा रहता है, और ऊपर से आपका जो है ये ऊपर से आपका ढक्कन दिया रहता है, इसको ढकने के लिए, ठीक है, ढक्कन दिया रहता है। अब इसमें क्या है? आपके नीचे जल है, अब इसको जो है तार को जो है आप जो है इसमें करंट जो है आप जैसे स्विच ऑन करेंगे और ये क्या होता है? अंडे ऊपर रखे रहेंगे, ये बॉयल होने लगता है, ठीक है। इसे क्या है? पोचिंग विधि कहते हैं। ये क्या है? पोचर होता है, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से जो आपका पोचिंग होता है विधि, ठीक है। ब्लाचिंग क्या होता है? ब्लाचिंग में भोज्य पदार्थों को या फिर आपके खाद्य पदार्थों को ब्लाचिंग में गर्म पानी में, उबलते पानी में डाल दिया जाता है और फिर से निकाल के ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है, ये ब्लाचिंग होती है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी है आपका, स्टोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, वाष्प द्वारा पकाने की विधि है, ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है उपयुक्त दोनों, डी है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों ही है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, वाष्प द्वारा पकाने की दोनों विधियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, दालों और फलियों में मिथियोनिन मिलाने से उनका पीईआर कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है? ए है 10 से 20%, बी है 180 से 200%, सी है 50 से 100%, डी है 40 से 50%। यहाँ पे पीईआर का फुल फॉर्म क्या है? आंसर बताइएगा आप लोग, पीईआर का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे पीईआर क्या है? तो कितने प्रतिशत तक जो है दालों फलियों में मिलाने से मिथियोनिन पीईआर बढ़ाया जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा? 50 से 100%, 50 से 100% तक बढ़ाया जा सकता है। पीईआर क्या है? प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो, प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो, ठीक है, रेशियो, प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो होता है, ठीक है। तो ये पीईआर का फुल फॉर्म है, प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो है, ठीक है। और इससे क्या होता है? आपको पता होगा कि दालों में क्या होता है आपका, कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है? तो मिथियोनिन, और एक आपका नहीं पाया जाता है ट्रिप्टोफन, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। अब इसी के लिए क्या किया जाता है? इसमें दालों में मिथियोनिन मिलाया जाता है, और जिससे क्या होता है? पीईआर यानी कि प्रोटीन रेशियो एफिशिएंसी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, 50 से 100% तक, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, अनाजों का पीईआर कौन सा अमीनो एसिड मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? ए है अर्जिनिन, एलानिन, बी है ट्रिप्टोफन, सी है थ्रियोनिन, लाइसिन, डी है ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ये सभी आपके क्या है? सभी आवश्यक अमीनो एसिड है। क्या है? सभी आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है।
क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनाजो और एमिनो एसिड मिला के जो है बढ़ाया जा सकता है। अनाजों में कौन सा अमीनो एसिड? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, थ्रियोनिन और लाइसिन। थ्रियोनिन और लाइसिन जो है अनाजों में मिलाने से क्या हो जाएगा? आपका पीईआर बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, बेकिंग पाउडर को मिलाकर पकाने से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व है। ए है विटामिन बी, बी है प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी है खनिज लवण। बेकिंग पाउडर को मिलाकर पकाने से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? आंसर करिएगा, कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए विटामिन बी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी जो है आपका नष्ट हो जाता है। क्या? खाने वाला सोडा जो है भोजन में मिलाते हैं तो आपका विटामिन बी नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। ए है शार्प फ्रीजिंग, बी है डिहाइड्रो फ्रीजिंग, सी है स्लो फ्रीजिंग, डी है त्वरित फ्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी डिहाइड्रो फ्रीजिंग। बी हो जाएगा डिहाइड्रो फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। ए है ग्रिलिंग, बी है बेकिंग, सी है पोचिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस जो है विधि में नमी और ताप दोनों की आवश्यकता होती है? ग्रिलिंग मैंने बताया आपको कि जो है तार की जाली होती है, इसके ऊपर क्या है आपका खाद्य पदार्थ जो है रख कर नीचे जो है आग जो है जलता रहता है और इससे क्या है पकाया जाता है, ठीक है, इस पे। तो ये ग्रिलिंग कहलाती है, ठीक है। बेकिंग क्या है? बेकिंग ओवन की तरह जो बॉक्स में रख करके जो है भोजन को पकाया जाता है, ये बेक करना कहलाता है, ठीक है, बेकिंग कहलाएगा, ठीक है। पोचिंग क्या है? पोचिंग मैंने बताया कि एग को जो है इस तरह जो है इस बॉल रहता है, बॉल में जो है इसमें पकाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, सी पोचिंग। भोजन पकाने की इस विधि में नमी और ताप आवश्यक होता है, सी पोचिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, खाद्य पदार्थों के धौलीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए खाद्य पदार्थों को साफ करता है, बी है नाशक जीव ग्रसन को रोकता है, सी है खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है, डी है खाद्य पदार्थों को शुष्क होने से रोकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? धौलीकरण। यही धौलीकरण को ही ब्लैचिंग कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ब्लैचिंग कहते हैं। धौलीकरण को ही ब्लैचिंग कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि ब्लैचिंग क्या है। तो इससे क्या होता है? खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है, खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए है उबालना, बी है गहरी विधि द्वारा तलना, सी है खदकना, डी है वाष्प द्वारा पकाना। तो कौन सी है सर्वोत्तम विधि? कौन सी है? तो डी हो जाएगा वाष्प द्वारा पकाना। कौन सी हो जाएगी? डी हो जाएगी वाष्प द्वारा पकाना जो है भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि। यदि वाष्प द्वारा पकाना नहीं रहता है तो यहाँ पे आपका उबालना रहता है। चूंकि यहाँ पे आंसर दिया है, यहाँ पे डी दिया है कि वाष्प द्वारा पकाना, तो ये सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। वाष्प द्वारा पकाने से क्या होता है? आपके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, ठीक है। उबालने से क्या होता है? आपके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपका जो है उबालने से जल क्या होता है आपका वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? साथ में पोषक तत्व भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है। ए सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम और कैल्शियम प्रोपायोनेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट, डी है कोई नहीं। तो डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि कवकों की बढ़ोतरी को रोका जाता है। किसके द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि यह अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े? ए है 10 से 20%, बी है 30 से 40%, सी है 40 से 50%, डी है 60 से 70%। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए चीनी की जो है कितना होना चाहिए, ठीक है, कितनी आवश्यकता होती है? तो कितना हो जाएगा आंसर? यहाँ पे डी हो जाएगा 60 से 70%। कितना? 60 से 70%, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ए है रासायनिक विधि, बी है भौतिक विधि, सी है विकिरण विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा, इसका आंसर करिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर?
यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, विकिरण विधि। क्या हो जाएगा? विकिरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह से नीचे प्रयुक्त होता है। ए है ब्रेंजिंग, बी है ग्रिलिंग, सी है स्टीमिंग, डी है पोचिंग। आंसर करिएगा इसका आप लोग। कौन सी विधि है जिसमें खाना पकाने की इस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत क्या है? पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो कौन सी हो जाएगी? बी हो जाएगी ग्रिलिंग। कौन सी हो जाएगी? ग्रिलिंग होती है। कौन सी? ग्रिलिंग। ग्रिलिंग के बारे में बताया मैंने अभी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।